क्लास 9 के बच्चों, समय बहुत है कम। अगर आपको लगता है कि अभी है समय तो यह है आपका भ्रम। इसलिए मैं कहता हूँ कि समय नहीं है, लगा दो अपना दम। दोस्तों, मैं यही कहूँगा बार बार कि आपका एग्ज़ाम 29 जनवरी से शुरू हो रहा है और 30 जनवरी को फाइनल होकर के ख़त्म हो जाएगा। यानी कि 29 और 30 ये 2 डेट है जिसमें आपका एग्जाम फुल एंड फाइनल हो जाएगा, है ना। क्लास 9 को आप जो है सो टाटा बाय बाय और अलविदा करने वाले होंगे, है ना। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप जिसको विदा कर रहे हो, जिससे आप जो है सो जिस क्लास को आप छोड़ के अगले क्लास में जाने वाले हो, तो दोस्तों उसको कम से कम अच्छे से कर लो, है ना। हो सकता है कि आप का तैयारी सही ना रहे और आप घूम फिर के फिर एक क्लास में अटक जाओ, तो अटकना नहीं है, आगे निकलना है। तो मैं यही कहूँगा निकलना ही है तो बेहतर रिजल्ट के साथ, बेहतर परिणाम के साथ और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ निकला जाए तो बढ़िया रहेगा। तो आपके ही लिए हम लगातार टॉप 40 पीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी समय, शाम के समय और एक सुबह के समय 2 बार हम लोग जो है सो सेशन चला रहे हैं, जिसका नाम है मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट, जो कि ये आपका सेकेंड प्रैक्टिस सेट आ गया। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 चलाया था, आप लोग को मालूम होगा, है ना। तो प्रैक्टिस सेट 1 जो है सो दोस्तों मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश हो चुका फिनिश। अब हम लोग सेट 2 की ओर बढ़ गए हैं। आप लोगों को मालूम होगा इससे पहले सेट 2 का हमने इंग्लिश वीडियो डाल दिया था कल के डेट पर, है ना। बाकी दोस्तों आज जो है सो मैथ सब्जेक्ट से होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज है, पेपर प्रैक्टिस सेट 2 है, वो भी मॉडल पेपर का। तो टॉप 40 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और अपनी जो है सो हाजिरी कमेंट बॉक्स में दे देंगे। हाँ, मैं आपके जो सो हाजिरी का वेट करता हूं। बाकी जो नए बच्चे हैं उन सभी का मोस्ट वेलकम। आप सभी को भी कहेंगे कि अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे तो आप जो है सो इसी वीडियो के मोर पे क्लिक करेंगे, है ना, डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे और वहां से आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे क्लास 9 का। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने में आ रही है दुविधा तो हम आपको दे देते हैं सुविधा ये है भैया कि 6200 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, 230 है ना एंड 424, यानी कि 6200 230 एंड 424 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी वहाँ पे दोस्तों लगातार इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ वगैरह मैं शेयर करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, इसलिए आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करने को कहता हूँ। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार अपना जो है सो हाजिरी जरूर देने ना भूलें अपना हाजिरी क्लास ये कमेंट बॉक्स में। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं मॉडल पेपर के साथ, जो कि प्रैक्टिस सेट 2 है। आइए तो आ गए हैं क्वेश्चन पेपर में दोस्तों। डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि क्लास 9 विषय गणित, समय 1 घंटा 30 मिनट और पूर्णांक है 40। सेट नंबर 2 है आपका प्रतिदर्श मॉडल पेपर है, यानी कि मॉडल पेपर पत्र बोल सकते हैं आप। ठीक है, और दोस्तों हम नीचे आएंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। इंस्ट्रक्शन क्या है कि सभी प्रश्न आपको बनाना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों की संख्या जो है दोस्तों, मतलब सभी प्रश्न जो होंगे ना वो कुल मिला के 40 होंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा और सभी क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन को क्या करना है, आपको देखना है A B C D, जिसमें आपको सही लग रहा है उसको क्या करना है, कलर करना है। मान लो कि आपको 2 लग रहा है, B लग रहा है तो B को कलर कर देना है ना। इस तरीके से करना है और गलत आंसर करने पर कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे, इसके लिए चिंता ना करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए देर न करते हुए आ गए हैं क्वेश्चन की ओर, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य का मतलब समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूं आप लोग ध्यान सुनिएगा, याद हो जाएगा। अभाज्य उसको बोलते हैं जो 1 से डिवाइड हो, ठीक है ना। 1 से क्या लगे, जो भाग लगे 1 से और अपने से लगे, जो 1 और अपने से लगे, है ना, वो क्या हो गया, अभाज्य। ठीक है, देखते हैं 2 एक नंबर है दोस्तों। मान लो 2 हम एक संख्या लेते हैं जो कि 1 से ही डिवाइड होगा और अपने आप 2 से ही होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा, तो ये हो गया आपका अभाज्य। बाकी 1 और 0 और 4 नहीं होगा। ठीक है, 4 हमारा भाज्य आ जाता है। चलिए सवाल नंबर 1 ओवर हो गया। सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या आता है, 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा प्राकृत संख्या की पूर्ण संख्या के पूर्णांक के विषम आएगा। तो दोस्तों आपको पता है क्या आएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्णांक। 2 पूर्णांक को गुना करेंगे तो पूर्णांक में ही आंसर आएगा, यानी कि 2 इंटीजर्स इंटू करेंगे तो इक्वल टू 2 मतलब इंटीजर्स में ही आंसर आएगा। ठीक है, पूर्ण विषम और प्राकृत नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। पाई जो है सो किस प्रकार की संख्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पता है क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या तो हो ही नहीं सकता है, ये पूर्ण संख्या भी नहीं होगा, ये अपरिमेय होता ही नहीं है। पाई अगर तन अपरिमेय संख्या तो हम लोग इसका आंसर कर देते हैं अपरिमेय। ठीक है, लेकिन अपरिमेय भी यहाँ पे नहीं है, परिमेय दिया हुआ है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप इसका आंसर डी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 4। देख पा रहे हैं क्या कि वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो वास्तविक संख्या है दोस्तों दोनों होती है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय दोनों है। ठीक है, रियल नंबर इज प्राइम और क्या बोलते हैं उसको,
रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बोथ, ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 5 चलते हैं। क्या बोल रहा है, 2 और 3 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। दोस्तों 2 और 3 के बीच, तो इसको बनाना पड़ेगा, मैं बनाता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ छोटा कर लिया। चलिए देखिए, परिमेय संख्या 2 और 3 के बीच कैसे निकालते हैं। 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं और 3 को 3/1 लिख सकते हैं, पता है आप लोग को, परिमेय संख्या के रूप में। इसको आप लोग क्या करें, ऐसे करके डिवाइड लाइन खींच के बराबर में और बड़ा सा डिवाइड का साइन खींच दें। अब 2 को 2/1 फिर से लिख दें, मल्टीप्लाई का साइन दे दें, फिर 3 को 3/1 लिख करके फिर मल्टीप्लाई का साइन दे दें। अब दोस्तों 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 का पढ़ा में 6 कितना आता है, 6 बार में, 6 बार में, है ना। और वही यहाँ पे भी 6 कर देंगे, यहाँ पे 6 कर देंगे कि ये 6 दूनी 12/6, यहाँ कितना हो गया, 6 × 18/6। तो आपको 12/6 से 18/6 आना है। देखिए 12/6 से 18/6 चलते हैं, 13/6 नहीं, कहीं ऑप्शन में है, नहीं है। चलो 14/6 है, नहीं है, तो काटते हैं इसको, 2 × 6 2 × 7 14। 7/3 कहीं है, 7/3 नहीं है। चलो आप देखते हैं 15/6, है ना, 15/6 देखते हैं। तो 3 दूना 6, 3 × 5 15, 5/2 कहीं है, 5/2, जी हाँ, दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो गया ना। तो 5/2 आपको मिल गया। इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या। चलिए समझ में आ गया हमारा 2 और 3 के बीच का जो सो इनमें से कौन सी परिमेय संख्या हो जाएगी, तो 5/2, ठीक है। 5/3 नहीं होगा, पाई नहीं होगा, और ये √3 भी नहीं होगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं 6। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, देखिएगा क्या है, 2⁻³ -3 है, -3 है। तो याद रखिएगा, कभी भी कोई संख्या, कभी भी कोई संख्या का पावर जो होता है ना, पावर नेगेटिव में नहीं होता है, उसको क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव करना पड़ता है। नहीं होता है, क्या नहीं होता है भैया, नेगेटिव नहीं होता है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 का पावर -3, ठीक है, जो कि ये गलत है। तो इसको सही कैसे करेंगे, याद रखिएगा, 2 पर पावर -3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या पता है, 1/2 पे पावर 3। अब ये राइट हो गया। अब देखिए ये कहीं आपको दिख रहा है ऑप्शन, चलो नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करें, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक यहीं लिख देंगे, 2 का पहाड़ा करना है, 2 2 2 3 बार, है ना, 2 × 2 यानी कि 2 का रिपीटेशन 3 बार ना हो गया, यानी कि इसका घात लग गया 3 गो। तो 1/2 × 4 4 × 8 यानी कि 1/8 कहीं दिख रहा है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेंगे, आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करा रहे हैं आप लोग को, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। इनमें से कौन एक बहुपद है। बहुपद क्या दोस्तों, 2x² + 3, नेगेटिव यहाँ पे आ गया, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलिए 2x² फिर 3x फिर 4/x, ये भी नहीं होगा बहुपद, ठीक है। बटे में कभी भी जो है सो यहाँ पे चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब वो जी अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म, है ना। चलिए चर, अब यहाँ पे क्या है, 2x⁵ और 4 ये लग रहा है ना, ये आपका बहुपद है। और रूट में भी अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो ए रॉन्ग हो जाएगा, बी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बहुपद का जो है सो कैरेक्टर जो है सो अपना शो कर रहा है ना। सवाल नंबर चलते हैं 8। सवाल नंबर 8 देख पा रहे हैं, क्या है कि निम्न में से किस बहुपद का शून्यक किस बहुपद का एक शून्यक 2 है ना। तो देखते हैं, देखिए x + 2 का हम शून्य निकालते हैं, तो यहाँ पे x बराबर क्या जाएगा, -2 आएगा, जो कि ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं x - 2 का, इसका देखते हैं x - 2 है बराबर 0 लेंगे, तो x बराबर क्या हो गया दोस्तों, 2 जाएगा इधर होकर के, तो हो जाएगा प्लस यानी कि 2। तो जी हाँ, तो ये बोल रहा है कि निम्न में से किस बहुपद का एक शून्यक 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बी विल बी द राइट आंसर, सी और डी नहीं होगा। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, सी में हमारा कभी भी 2 नहीं आएगा, डी में भी 2 नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए बी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 19 नहीं है भैया, 9 है, सॉरी 9 है। बहुपद x² - 3x³ - 5x का घात क्या। दोस्तों घात वाला सवाल ये पूछेगा ना, सबसे बड़ा नंबर को देखना है, सबसे बड़ा घात किसका है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे बड़ा घात किसका है, 3 का है, तो वही हो जाएगा इसका आंसर 3। कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। 2 भी नहीं होगा, -3 भी नहीं होगा, और 5 भी नहीं होगा। जब भी मतलब कहने का मतलब, जब भी x² - 3x पे पावर 3 - 5x इस तरह का क्वेश्चन रहे और बोले घात क्या है, तो घात सबसे बड़ा लग दिखते हैं, बड़ा वाला को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात किसका है दोस्तों, तो 3 का है, और वो भी घात कितना है, 3 बार है ना, 3 है, तो वही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा वाला पावर को आपको आंसर कर देना है। चलिए सवाल नंबर 10 चलते हैं जल्दी, है ना, देना करते हुए। देख रहे हैं, यदि px = इतना, तो px का जब 1 कर दिया तो मान क्या होगा, कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ही इजी सा सवाल है, समझिएगा। देखिए इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद, ठीक है। अब x का मान 1 कर दिया, कोई बात नहीं, हमारा संख्या हमारा जो है सो ये बहुपद क्या है, 5 है। x² की जगह क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, -2
और x का जगह क्या कर देंगे 1 कर देंगे, फिर +7। इसको सॉल्व करेंगे सिंपली कीजिए। यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ माइनस हो जाएगा कितना 2, प्लस यहाँ हो जाएगा 7। कितना होगा दोस्तों 7 5 12, 12 से जाएगा 2 हो जाएगा 10, यानी कि लीजिए जी 10 आ गया। 10 ऑप्शन नंबर कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। बाकी 11 नहीं होगा, -11 भी नहीं होगा, -12 भी नहीं होगा, ए विल बी द राइट आंसर। जिनका भी आंसर ए आ रहा है सही कर रहे हैं सभी को वेरी गुड। आइए सवाल नंबर चलते हैं 11। देखिए 2x³ -5x² -2x प्लस 5 में x पे पावर 4 का गुणांक क्या है। देखिए गुणांक पूछ दिया, गुणांक का मतलब समझिएगा, इसी में आंसर छिपा हुआ है। बहुत लोगों को गुणांक निकालने नहीं आता है, गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, है ना। तो मल्टीपल किसका निकालने बोला है, x का पावर 4, जिसका घात 4 है ना, x का 4 घात है, उसी का मल्टीपल निकालना है। अब मल्टीपल बोले तो गुणांक, गुणांक मतलब दोस्तों गुना वाला अंक। देखिए इसी में छुपा हुआ आंसर, गुना वाला अंक को ही गुणांक बोलते हैं। गुना वाला अंक को क्या बोलते हैं, गुणांक। देखिए x पे पावर 4 है ना, तो यहाँ पे कहीं दिख रहा है x का पावर 4, कहीं नहीं दिख रहा है। x का पावर 4 कहीं नहीं दिख रहा है, तो उसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा, यानी कि 0। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर रहता कि x पे पावर 3 का गुणांक क्या होगा, देखिए 3 का आगे क्या है 2, तो आंसर क्या होता है, आंसर 2 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सवाल अलग है, तो x का घात 4 है और x का घात 4 है, तो x का घात 4 यहाँ कहीं है ही नहीं, तो इस बहुपद में ये वाला चीज़ है ही नहीं, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, 0 कर लेंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 11 का आंसर हो चुका है डी। आइए चलते हैं सवाल नंबर 12। हाँ, यदि किसी बहुपद पॉलिनोमियल ऑफ x = इतना है और इतना से इसको विभाजित करना है, तो दोस्तों शेषफल क्या आएगा, करते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है ना। चलिए x² + x - 2 को किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है आपको x + 2 से, करिए। चलिए यहाँ पे x रखेंगे तो x गुना के x² आ जाएगा, ठीक है। और ये x गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा +2x। अब आपको पता है यहाँ पे साइन बदलता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट गया, तो यहाँ कितना हो गया 2x से x गया तो बचेगा -x, ठीक है। और -2 यहाँ सिर्फ माइनस रखेंगे 1, तो 1x जा -x होगा, है ना, और 1 2 जा -2 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, साइन बदल देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, खत्म। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 कहीं दिख रहा है आप लोग को ऑप्शन नंबर, तो सी में दिख रहा है ना, तो सी सही हो जाएगा। 4 2 -4 रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर चलते हैं 13 देख रहे हैं हमारा। दोस्तों बार बार सब क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं जितना भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। प्रैक्टिस में आपको इतना करा दूंगा ना कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। x² - 9x + k का एक गुणनखंड x - 1 है, तो k का मान क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना है, ये चीज़ को क्या करना है, इसका निकालना है आपको शून्य। x - 1 = क्या कर देना है 0, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला 1 चल जाएगा इस पार, तो हो जाएगा +1, यानी कि 1 आ गया आंसर, है ना, यानी कि x का आंसर 1 आ गया, पूरा आंसर नहीं आया है। आप सॉल्व करेंगे इसको, देखो x के जगह पर क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, -9 गुना x के जगह क्या करेंगे 1 करेंगे, फिर प्लस, है ना, k करेंगे, बराबर 0 रख देंगे। अब करिए 1 का स्क्वायर 1 -9 + k बराबर 0, है ना। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 से जाएगा 1 तो बचेगा कितना -8 + k बराबर 0। अब आखिरी स्टेप में क्या हो जाएगा, k ही रह जाएगा और आपका बराबर रह जाएगा 0, मतलब कुछ नहीं है, ये -8 चल जाएगा 0 के पास, तो हो जाएगा +8, है ना। तो k का मान कितना आ गया दोस्तों, +8। बोले तो 8 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी में हमारा 8 आया कि नहीं आया, तो आपका बी विल बी द राइट आंसर। -4 -8 और -4 रॉन्ग हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 का बी सही कर लेंगे आप लोग, जो लोग का बी आ रहा था राइट है। आइए सवाल नंबर चलते हैं 14 देख रहे हैं कि x² - x + -6 है ना का गुणनखंड क्या होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, देखिए x² - x -6 का गुणनखंड करना है। इसमें क्या करते हैं, ये किनारे को गुना करते हैं, 6 को यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ 1 छिपा होता है, ठीक है। 6 को और 1 को गुना करिए, आएगा 6, इसको फैक्टर करिए, 2 3 6। अब इसी को जोड़ करके और घटा करके, है ना, यही 2 गुणनखंड निकला ना, इसी को जोड़ के चाहे घटा करके क्या करना है, लाना है आपको 1x। देखिए x² का यहाँ था, छोड़ दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना पता है, +2x, यहाँ 2 था ना, तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3x, फिर प्लस नहीं है सॉरी -6, है ना। अब क्या करना है आपको, देखना है कि क्या 3x से 2 घटाएंगे तो कितना x आएगा, 1x आएगा ना, वही माइनस में, तो सही है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ सबको थोड़ा सा सॉल्व करना है आगे। यहाँ पे देखिए इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो 1x बाहर दे देगा, यहाँ बचा क्या, सिर्फ x बचा और +2 बचा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, 3 दूना 6, है ना, 6 में क्या छिपा हुआ है, 3 दूना 6, तो 3 यहाँ दे दिया बाहर,
माइनस माइनस कॉमन देगा, 3 दे दिया बाहर, बचा क्या x बचा, और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बचा क्या ओनली 2। अब जब दो ब्रैकेट सेम मिल जाता है ना कॉमन, तो इसको बाहर करेंगे x प्लस 2, मतलब साइड करेंगे, और आपका बाहर जो पड़ा हुआ था क्या x माइनस 3 है ना, तो ये वाला फाइनल आपका गुणनखंड निकल के आएगा x प्लस 2 x माइनस 3, x प्लस 2 x माइनस 3 है ना। तो x प्लस 2 x माइनस 3, या फिर उल्टा भी रह सकता है। उल्टा क्या रहेगा कि x माइनस 3 भी रह सकता है और x प्लस 2 भी रह सकता है। तो अब ये दोनों आपको देखना है कि कहाँ पे इसका आंसर मैच कर रहा है। तो x माइनस 3 x प्लस 2 है ना, x माइनस 3 x प्लस 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आगे पीछे रहेगा, उससे आपको दिक्कत नहीं है, बस ये दो चीज़ मिलना चाहिए। तो हम लोग का डी में मिल गया, बाकी आपका ये ए सी और बी गलत हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो सवाल नंबर 14 का आंसर डी सही है। चलते हैं 15 का सवाल है, जो कि ग्राफ से है, देख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि एल बिंदु एल है ना, बिंदु एल का निर्देशांक क्या होगा। तो बिंदु एल कहाँ है देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्वेश्चन। बिंदु एल मिल गया, यहाँ पे है ना। तो एल में सबसे पहले देखेंगे एक्स को, एक्स क्या है -5, फिर वाई कितना है, वाई है -4, तो -5 -4 हो जाएगा। बिंदु एल का निर्देशांक -5 -4, तो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, सी राइट हो जाएगा, ए बी और डी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 16 में क्या बोला, एस की कोटि क्या होगी, एस की कोटि। देखो, भुज का मतलब होता है एक्स का मान और कोटि मतलब वाई का मान। हमने पहले ही पढ़ाया था, भुज का मतलब होता है एक्स और कोटि का मतलब क्या होता है वाई। तो क्या बोला है, बिंदु एस की कोटि। तो बिंदु एस की कोटि जो लेंगे ना, वो क्या लेंगे, -4 लेंगे, है ना, वाई वाला आंसर में, मतलब वाई वाला अक्ष में, है ना, वाई वाला एक्स, वाई माइनस में, वाई डैश अक्ष में, वाई का अक्ष में माइनस बोल सकते हैं आप, जो वाई डैश है उसका 4 लेंगे माइनस वाला, क्योंकि हम लोग कोटि पढ़ते हैं वाई में और भुज पढ़ते हैं एक्स में, है ना। यहाँ कोटि पूछा था, -4 हो जाएगा। तो एस का कोटि क्या चाहिए, -4 है, ऑप्शन नंबर कहाँ, बी में है, यानी कि बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 17 में क्या बोल रहा है कि अगर बिंदु बी की भुज क्या होगी, बिंदु बी का भुज। तो बिंदु बी का भुज यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, भुज पढ़ते हैं किसके, एक्स को पढ़ते हैं ना, एक्स वाले अक्ष में जो मान है, तो 4 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 कहाँ है, डी में, मतलब ऑप्शन डी में है 4, तो बी का भुज 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को, ए बी और सी रॉन्ग हो जाएगा। सवाल चलते हैं 18 में कितना है कि 3 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा। 3 और -4 यानी कि x 3 होना चाहिए और y -4, है ना, ये y है, तो x3 y -4, x3 y -4 देखते हैं कहाँ है, x में 3 है, ठीक है, x में 3 है और y -4 यानी कि बिंदु s, यानी कि बिंदु s इसका पहचाना गया बिंदु है ना, बिंदु S है ना, ऑप्शन नंबर कहाँ, बी में है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको आप लोग ध्यान से समझें, जो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो कार्तीय तल दोस्तों पता है किसको बोलते हैं, देखिए ये वाला जो था ना, ये ग्राफ, इसको बोलते हैं कार्तीय तल। तो कार्तीय तल में जो सो क्षैतिज रेखा को बोलते हैं क्या पता है, एक्स अक्ष बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा तो वाई और क्षैतिज बोलेगा तो एक्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज किसको बोलते हैं, एक्स को, है ना, यानी कि ये सोया वाली लाइन को बोलते हैं आपका क्षैतिज रेखा, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। बाकी अगर यहाँ पर रहता है ऊर्ध्वाधर रेखा तो वो होता है वाई, है ना। तो अभी आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर हमारा 19 भी हो गया। 20 चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक दोस्तों क्या है, 0x, yx, xy और 0 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है हमेशा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है ना, होता है 0 0, पता है ना। इधर से आपका x अक्ष है, जैसे y अक्ष है, तो ये 0 वाले को बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, 0 0 होगा, x का भी 0 y का भी 0। तो सवाल नंबर 20 भी हमारा हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 21 देख रहे हैं, थोड़ा हम लोग जल्दी करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है ना। क्या देख रहे हैं कि यदि 2 5 है ना, रैखिक समीकरण 2x + y = k का हल है, तो k का मान क्या होगा। दोस्तों कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी सा सवाल है, पता है। ये 2 को हम लोग x लेंगे और
5 को y लेंगे। याद रखिएगा ब्रैकेट में हमेशा क्या होता है, पहले x होगा फिर y होगा, ठीक है। निर्देशांक में हम लोग x पर लेंगे फिर y लेंगे। तो चलिए ये 2 को ऐसे ही लिख देते हैं, जहाँ था 2 वहीं लिख दिए, गुना ये x में क्या लेंगे दोस्तों, x में क्या लेंगे, अभी हमने पढ़ाया था आपको, x में क्या लेंगे 2, ठीक है, प्लस चलिए y में क्या लेंगे दोस्तों, y में 5 लेंगे, ठीक है, 5 बराबर k का मान निकालने बोला है। लो निकल गया, 2 दूना 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा भैया बताइए, तो 9 हो जाएगा, है ना, बराबर k। तो कहीं दिख रहा है आप लोग को 9, तो जी हाँ दिख गया होगा आई थिंक ऑप्शन नंबर सी। बाकी ए बी और डी रॉन्ग हो जाएगा। बहुत ही इजी सा मैथ्स होता है, ठीक है, बहुत ही आसानी से बनता है। थोड़ा सा आप लोग दिमाग से काम लेंगे, है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि हड़बड़ी में कुछ भी मार के चलाते हैं, कुछ भी मारना नहीं है, एकदम मैथ्स को समझना है एकदम ईजिली तरीके से और सारा सोल्यूशन आप कर लोगे, है ना, मुझे उम्मीद है आपसे। चलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है दोस्तों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी और सी जो होता है ना, ये आपका क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, मतलब ए बी सी क्या होता है, प्राकृत संख्याएं होती है, जबकि एक्स और वाई चर होता है, क्या होता है, चर, है ना। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। बी में दिख रहा है आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। बाकी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर हमारा 22 भी हो गया, 23 करते हैं जल्दी जल्दी। अभी हमने आपको बताया था, है ना, कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ए बी सी क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। तो वैसे ही आप बोला है समीकरण इतना, है ना, कि मानक रूप इतना से तुलना करना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, मैंने कहा ना कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे एक्स के सामने क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स के सामने क्या लगा हुआ है 2, यानी कि ए का मान 2 निकल गया, समझ में आया। चलो y के सामने क्या लगा हुआ है, b लगा हुआ है ना, y के सामने b है, तो y के सामने यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है ना। तो y का मान क्या, y का मान कितना हो जाएगा, सॉरी y बोलते हैं, b का मान कितना हो जाएगा 3, और c के बदले में यहाँ पे 7 है, देख रहे हैं, c के बदले में 7 है, तो 2 3 7 कहीं दिख रहा है आप लोग को, 2 3 -7 ये तो नहीं होगा, 2 -3 -7 ये भी नहीं होगा, 2 3 7 जी हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2 3 7 आपका ये इसका मानक रूप ले रहा है ना, 2 3 7 हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। चलिए सी नंबर सही हो जाएगा 23 का, जिनका आंसर सी है तो सही है, सही बच्चे सही कर रहे हैं। आइए सवाल नंबर चलते हैं 24, जल्दी थोड़ा करते हैं, है ना। क्या लिख रहा है कि x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -4 निम्नलिखित में से किस समीकरण जो है रैखिक समीकरण का हल है। देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपको खाली ये वाला वैल्यू को पुट करना है और बराबर 7 लाना है, इसमें बराबर 7 लाना है, इसमें बराबर 7 लाना है, इसमें बराबर 10 लाना है। देखते हैं कौन वाला सटीक वैल्यू बैठता है ना। चलिए देखते हैं, अगर हम लोग पहला को हम लोग करते हैं यहाँ पे ना प्रैक्टिकल, तो देखो x का बदले में 2 लिखना है प्लस y का बदले में 4 लिखना है। देखो 4 2 होता है 6 और यहाँ पे बोल रहा है 7, ये तो गलत बोल रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन पहली फुर्सत से गलती हो गया। चलो है ना, अब ये करते हैं रिसर्च, 3 गुना x के बदले में क्या लेना है 2 लेना है, ठीक है, प्लस y के बदले में क्या लेना है 4 लेना है। देखो तो 7 आता है क्या, तो 3 दूना 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, लो है ना, यहाँ पे 7 है, तो ये भी तो मैच नहीं खाया ना, ये भी मैच नहीं खाया, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन ए वाला भी रॉन्ग, ऑप्शन बी वाला भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी चलते हैं। देखिए सी को हमने थोड़ा सा फ्रेश करके लिखते हैं। देखिए सी में क्या है, एक्स के बदले क्या लेना है दोस्तों 2 लेना है, प्लस 3 गुना वाई में क्या लेना है 2 लेना है, बराबर 2 7 आता है, 3 दूना 6 प्लस 2, लो भैया 8 हो जा रहा है, यहाँ 8 हो रहा है, यहाँ पे 7 है, ये तो मैच नहीं खाया, ये भी सी गलती हो गया। अब देखते हैं हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर डी बचा हुआ है, तो यही हो जाएगा। फिर भी हम लोग अपने संतुष्टि के लिए चेक कर लेते हैं, एक्स के बदले में 2 लेना है, ठीक है, ले लिए, प्लस 2 गुना वाई के बदले में लेना है 4, ठीक है, बराबर देखो तो 10 होता है क्या, तो 4 दूना 8 प्लस 2 बराबर 10, जी हाँ 10 बराबर 10, यानी कि पूरा कंप्लीटली ये वैल्यू सटीक बैठ रहा है ना, यानी कि इसके लिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक्स प्लस 2y बराबर 10 जो है सो समीकरण का हल होगा ये वाला, है ना, x बराबर 2 और y माइनस बराबर 4 का, x बराबर 2 और y बराबर 4 का, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 24 उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं सवाल नंबर 25, देख पा रहे हैं क्या है कि रैखिक समीकरण इतना का एक हल क्या है दोस्तों। ये भी सवाल एकदम सेम वही है, डिट्टो वही सवाल है, बस आपको क्या करना है वैल्यू पुट करना है। देखो 4 है गुना, हम लोग पहला ऑप्शन पे देखते हैं, ठीक है, 4 गुना x के बदले लेना है 3 ले लिए, माइनस 6 गुना y के बदले लेना है 3, देखो क्या 8 आता है, अगर 8 आएगा तो सही है, तो गलती है, 4 3 12 माइनस 6 3 18 बराबर 8, लो भैया नहीं आया, है ना, यहाँ पे हो जाएगा -6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8, जो कि ये मैच नहीं किया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहले फुर्सत से ए वाला निकल गया, रॉन्ग हो गया, मतलब गलती हो गया। आप चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे रिसर्च करते हैं, 4 गुना एक्स पे लेते हैं 5 प्लस
प्लस नहीं है, माइनस है ना, माइनस 6 गुना वाई पे लेते हैं 2 बराबर 8 आना चाहिए, है ना, बराबर 8 आना चाहिए इस वैल्यू से। देखते हैं 5 चौका 20 माइनस 6 दूना 12 बराबर 8। लगता है आ गया, लगता है आ गया जी ना। तो 12 से गया 20 से गया 12 बचा 8 बराबर 8। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है ना बी सही होगा। आप लोग सी और डी ट्राई कर लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर कहीं आएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 25 हो गया। 26 चलते हैं जल्दी जल्दी। देखिए क्या है 26 में, इतना में ये के का जो है सो मान क्या होगा। लो भैया फिर से पूछ दिया। देखो जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्रैकेट में रहेगा ना तो x एक रहेगा और एक y रहेगा। ठीक है, तो देखो 2 गुना, क्वेश्चन 2 गुना है, x में क्या लेना है 4 लेना है, माइनस y में क्या लेना है 7 लेना है। देखो बराबर के का मान आ गया क्या, 4 दूना 8 में से गया 7 बचेगा 1। देखो तो 1 आ जाएगा के का मान, कहीं 1 है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में 1 दिख गया, इसका मतलब जो है सो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 27। 27 में देखते हैं क्या है दोस्तों कि रैखिक सम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं समझिएगा। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन बनाने बोलेगा कि वाई अक्ष के किसी बिंदु पर प्रतिशत करेगा, तो आपको क्या करना है, पहले तो लेना है, आपको खींच लेना है एक तो आलेख, है ना। एक मैं आपको समझाने के लिए खींच रहा हूँ, ठीक है, ये वाला लाइन। चलो समझ में आ गया होगा। ये आपका थोड़ा सा अजीब सा इसमें लाइन दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं समझाने के लिए। समझ में आपको आ रहा होगा, है ना। ये ग्राफ का एक मतलब डिजाइन दे दिए हम, ठीक है, आप लोग समझाने के लिए। समझिए क्या करना है इसमें। अरे भैया क्या हो गया, देखिए समझिए फिर से। हाँ, एक लाइन यहाँ से लेते हैं ऐसे, ठीक है, और एक लाइन इसी पे लेते हैं ऐसे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर एक लाइन ऐसे लेते हैं, फिर एक इसी पे लेते हैं ऐसे। अब सही लग रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि y अक्ष पर जब भी बोलेगा, y अक्ष के बिंदु पर प्रतिशत करेगा, जब भी y बोलेगा दोस्तों तो ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया। तो y अक्ष बोलेगा ना तो x क्या होगा 0 होगा, याद रखिएगा x क्या होगा 0 होगा। तो कोई बात नहीं, x प्लस 3y बराबर क्या है 6 है ना जी। तो y 0 ले लेंगे सिंपली। तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस 3y बराबर 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा 6 दुआर में, यानी कि आंसर जो है सो y का मान कितना आ गया 2। तो y का मान 2 आ गया। ठीक है, तो समझिएगा y का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो यानी कि आपका y का वैल्यू 2, यानी कि यहाँ पे 1 कहाँ चला गया, y का मान 1 और 2, यानी कि यहाँ पे होगा 2 होगा इस बिंदु पर, है ना। यानी और x क्या रहेगा 0 रहेगा। तो 0 और 2 वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 और 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए सवाल नंबर 27 सही में आ गया होगा आप लोगों को। 28 चलते हैं। देखिए संपूरक पूरक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला, संपूरक कोण 80 डिग्री का संपूरक क्या है। संपूरक का मैंने आपको बार पढ़ाया कि 180 से क्या करना है, देना है घटा। संपूरक में घटाएंगे 180 से और पूरक में 90 से, कितना आ गया 100 आ गया। कहीं देख रहे हैं 100, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, है ना। आइए सवाल नंबर चलते हैं 29। बोल रहा है वह कोण 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है, तो उसको क्या बोलते हैं न्यून कोण। जो 90 से कम रहेगा न्यून कोण, याद रखिएगा। सम कोण 90 के बराबर, अधिक कोण 90 से अधिक, है ना। समझ में आया। बाकी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या है कि उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का दोगुना है। ऑप्शन क्या क्या है, 120 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री और 150 डिग्री। याद रखिएगा जो संपूरक कोण का दोगुना बोलेगा ना तो हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 31 में क्या दोस्तों। 31 में क्या है कि ये नीचे दी गई आकृति एक्स वाई और एम एन जो है सो बिंदु ओ पर प्रतिष्ठित कर रहा है। ठीक है, पी ओ वाई यानी कि पी से ओ से वाई 90 डिग्री है, यानी कि ठीक है 90 डिग्री राइट दिया हुआ है। ए बी का अनुपात दिया है 2 और 3। तो सी का मान क्या होगा दोस्तों, बहुत ही इजी सवाल है ना। सी का मान पूछा है ना, सी का मान यानी कि आपको इसका मान पूछा है। कोई बात नहीं, निकालते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि ये क्या है, एक्स वाई एक रैखिक समीकरण है ना। ये आपका 90 ले लिया, समझ में आ गया। ठीक है, आपका बी का और एक और बी का कुछ रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भैया 2 3। तो हमने आपको रेशियो में पढ़ाया था, रेशियो में क्या करते हैं हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो ए को मान लेते हैं 2x, ठीक है समझ में आ गया, और बी को मान लेते हैं 3x। बाकी यहाँ पे 90 डिग्री है। इतना तो आप लोग प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे लगता है कि आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए 3 और 2 कितना हो गया 5x, समझ में आ गया, जोड़ देना है। बाकी इधर कितना है 90 है। और आप लोग को पता है कि एक सीधी रेखा का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 पे आप लोग यहाँ पे बराबर कर देंगे, है ना। तो 180 से जाएगा 90, ठीक है। तो 5x नहीं रह गया, यहाँ पे कितना हो गया 180 माइनस 90, ठीक है। तो आया कितना दोस्तों 90 आया, कितना आया 90। यहाँ पे x नहीं रह जाएगा, 5 आ जाएगा इसका डिवाइड में। तो 5 काटेंगे तो कट जाएगा 18 बार में, यानी कि x का मान कितना गया 18, है ना। यानी कि सिंपल सा बात है कि 3x का मान हो जाएगा कितना, बताया 18 का 18।
3 गुना 18 करना है, 18 18 36 18 54 हो गया, यानी कि 3x का मान 54 हो गया। मतलब दोस्तों इस वाले बी वाले का जो मान आया ना कितना आया 54 डिग्री। ठीक है, अब समझिएगा ए वाले का निकालते हैं। ए वाला का क्या था 2x था, 2x था ना, तो 2x यानी कि 2 गुना 18 कितना होगा 36 होगा। कितना होगा दोस्तों 36 डिग्री होगा। तो आपको 54 प्लस 36 देखना है ना। अब 54 प्लस 36 प्लस 90 देख लीजिए 180 हो जाएगा। तो हमको वो नहीं पूछा है, वो क्या पूछा है कि सी का मान क्या होगा। तो अब लेंगे mn एक सीधी रेखा है, तो mn में क्या करेंगे 3x प्लस सी कर देंगे। ठीक है, देखिए 3x प्लस सी बराबर कितना चाहिए 180, क्योंकि एक रेखा का मान कितना था दोस्तों 180 डिग्री है ना mn में। तो अब क्या करना है आपको सी ही छोड़ देना है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप कि अभी हमने 3x का मान निकाला ना, 3x का मान कितना निकाला 54 डिग्री निकाला हम लोग, 54 डिग्री हम लोगों ने, तो 54 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और प्लस सी कर देंगे यहाँ बराबर 180। अब दोस्तों फाइनली क्या करना है सी ही छोड़ देना है, और 180 से ये 54 को इधर लाके देना है घटा। कितना आएगा दोस्तों बताएंगे। सी बराबर 10 से गया 4 बचेगा 6, 7 से गया 5 बचेगा 2, 26 यानी कि 126 डिग्री सी का मान हो जाएगा। 126 कहीं दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी है ना, डी है। यहाँ पे देख रहे हैं आप डी में कितना है 126 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मतलब ये सी वाला का आंसर 126 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं दोस्तों। सब रैखिक युग्म का कमाल है, आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे। बाकी नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं 32। वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो रहा है, इसकी थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि ए बी और सी डी एक दूसरे का समांतर है। ठीक है, और ई एफ भी समांतर है। तो एक्स वाई कितना है, एक्स नहीं है वाई जेड है। वाई जेड कितना है 3:7 रेशियो है ना। y का मतलब ये और z का मतलब ये 3:7 रेशियो। तो x का मान क्या होगा दोस्तों, बहुत ही इजी सवाल है, याद रखिएगा। आप मेरे बातों को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला है y प्लस y/z है ना। y का यहाँ पे कितना है y का 3 यानी कि 3x। मैंने क्या कहा था रेशियो को मानना है x, ये 3x दिया हुआ है। हाँ दोस्तों फिर से मैं बता रहा हूँ क्या था यहाँ पे y के बदले में 3 है ना, y के बदले में क्या करेंगे यहाँ पे 3, तो 3x रखेंगे, और यहाँ पे z के बदले में क्या है 7 है, यानी कि 7x यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पे, आपको सिर्फ ध्यान ये देना है। यहाँ क्या बोला है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान क्या होगा यानी कि ये वाला। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 3x का वैल्यू। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप पढ़े होंगे कि एक ही रेखा के जो होते हैं ना आपस में बने कोण क्या होते हैं, वो 180 डिग्री से होते हैं। क्या आसन कोण। अगर हम लोग यहाँ से 3x को यहाँ से अगर ये ले लें, ये वाला ये है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 3x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। और ये आपका कहलाएगा आसन कोण। देखिए अब आसन कोण में क्या करते हैं, ये आपका 7x और 3x जोड़ देंगे है ना, ये वाला कोना और ये वाला कोना, यानी कि 7x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। आसन कोण का मान होता है 180 डिग्री। यहाँ हो गया 10x, हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे 180 डिग्री। अब 10 से काटेंगे 180 को तो कितना बार में कटेगा 18 बार में, यानी कि x का कितना आ गया 18 आ गया। अब x का मान 18 आ गया, तो अब आपको प्रॉपरली क्या करना है, ये 3x का वैल्यू निकालना, 3x का वैल्यू। तो कितना हो गया 3x बराबर कितना हो जाएगा 54 डिग्री है ना, 3 गुना 18, यानी कि आपका आ गया मान, ये 3x का मान कितना हो गया 54 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे आसन कोण लगाएंगे, यानी कि x का मान जो यहाँ पे था, मैं वीडियो को थोड़ा सा वीडियो नहीं ये थोड़ा सा लिखा हुआ को मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा ये कहाँ चला गया, देखिए गड़बड़ा गया है ना, 1 मिनट। हाँ, तो इधर से हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे 18 निकालते हैं, और आपका 3x का मान कितना गया था 54 डिग्री। सिंपली समझिए 54 डिग्री आ गया था यहाँ पे, इसका मान 54 डिग्री आ गया। ठीक है, आपको ये वाला x का मान निकालना है, तो x तो क्या हो जाएगा x प्लस 54 डिग्री बराबर 180। अब 180 से 54 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 54। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 10 से जाएगा 5 बचेगा 5, 8 से जाएगा 7 से जाएगा 5 बचेगा 2, 125 कहीं दिख रहा है 125 और 126। अच्छा रुकिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा गंदा हो गया, मतलब रफ इतना ज़्यादा हो गया ना कि पता नहीं चला क्या लिखे है ना। तो यहाँ पे 180 था, तो क्या करना है x यहीं छोड़ देना है, और 180 से घटाना है 54। 180 से हटाना कितना 54 हटाना है, 54 था ना, तो ठीक तो है। 10 से गया 4 बचेगा 6 है ना, 7 से गया 5 बचेगा 2, यानी कि 126 डिग्री आ गया। लीजिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी है ना।
ऑप्शन नंबर बी है 126 डिग्री। आप लोग बना के देखिएगा, सवाल नंबर 32 का आंसर बी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं 33। क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात इतना है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। आपको याद दिमाग नहीं लगाना है, तीनों कोण में अनुपात में है तो 1 का 1x कर देना है, अनुपात को x मान लेते हैं, 3 को 3x मान लेना है और 5 को 5x मान लेना है, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो 5 3 8 और 1 9x, कितना हो गया 9x हो गया बराबर 180 डिग्री। अब 9 का टेबल से काट दीजिए 18 2 बार में, यानी कि 20 बार में हो गया, x का मान कितना गया 20 डिग्री। अब मुझे ये बताइए आप सबसे इसमें बड़ा कौन लग रहा है, तो 5 लग रहा है, तो 5 को हम लोग क्या माने थे 5x माने थे कि नहीं माने थे, तो 5 गुना 20 यानी कि सबसे बड़ा कोण का मान कितना होगा 100 डिग्री। आप लोगों को कहीं 100 दिख रहा है, 100 देखते हैं, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए में 100 है ना। तो 100 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 33 का। चौथे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी नहीं ए सॉरी। किसी त्रिभुज के अधिक से अधिक कितने न्यून कोण होते हैं, तो 2 होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों 2, ठीक है। तो बी और सी डी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं 35 नंबर सवाल। ये क्या है, अरे भैया ये तो गड़बड़ हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन का देख रहे हैं पैटर्न ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन का क्या छपाई है पता नहीं चल रहा है, यानी कि प्रिंट इसका क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्वेश्चन मार्क में आ गया है प्रिंट ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके लिए हम सॉरी चाहेंगे, सवाल नंबर 35 को हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया। आइए ये भी क्वेश्चन वैसे ही हो गया, त्रिभुज में, अरे भैया। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, क्वेश्चन नंबर 35 और 36 में नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि सवाल मिसप्रिंट है, अधूरा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 37। किसी त्रिभुज के बराबर कोनों की सममित भुजाएं क्या होती है। देखिए किसी त्रिभुज के बराबर कोनों की सममित भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। बराबर कौन रहेगा, सममित भुजा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 38 चलते हैं। 38 में देख रहे हैं क्या कि अरे दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जो त्रिभुज से आया है ना सब ऐसा ही हो गया है, तो ऐसे वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इसको पेंडिंग कर दे रहे हैं। हाँ एक क्वेश्चन अधूरा है, थोड़ा अधूरा ये है कि इसमें पता नहीं चल रहा है कि किसका मान निकालना है किसका नहीं निकालना है। तो 2 क्वेश्चन इधर था 35 और 36 और 38, मैं इसको पेंडिंग करता हूँ, ठीक है। बाकी चलते हैं 39 नंबर सवाल। देख रहे हैं क्या है कि दिए गए आकृति में ए डी जो है ना एक लंब है बी सी पर, ठीक है, और लंब समद्विभाजित कर रहा है बी सी को, ठीक है। तो ए बी और डी देखिए समझिएगा, ये वाला है ना, ए बी सी एक त्रिभुज है और ए डी क्या कर रहा है ना, ये बी सी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से समझिएगा, यहाँ बोलता है क्या है कि ए से बी, बी से डी, है ना, तथा ए से सी, सी से डी सर्गवांशमता के किस नियम से, है ना, सर्गवांशम होगा, एस 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 और आर एच एस और एस ए एस और ए एस एस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपको, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर एच एस नियम से, है ना, आर एच एस नियम से ये क्या होगा, सर्गवांशम होगा। आइए हमारा आखिरी प्रश्न देख रहे हैं क्या दोस्तों कि किसी सर्गवांशम त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है। किसी सर्गवांशम त्रिभुज के संगत भुजा हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से करीब हम लोग 40 क्वेश्चन किए हैं। 40 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आप लोग घटा देंगे, 40 से 3 घटा देंगे तो कितना निकलेगा, करीब 37 क्वेश्चन किए, ठीक है। बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, कुछ क्वेश्चन दोस्तों मिसप्रिंट थे, उसके लिए सॉरी। चलिए हम लोग इसको करेंगे अगले क्लास में। बाकी एंड जहाँ तक आप लोग को समझ में आया आप लोग को बताएं, और समझ में जो क्वेश्चन नहीं आया उसको कमेंट करेंगे, है ना, मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा फिर से। और काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, इसलिए आप हम लोग इसी को यहीं पे द एंड करते हैं। एंड सभी को थैंक यू, है ना, और सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को जोहार।